ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एग्जांपल 34 जो है वो मैंने सॉल्व करवा दिया था पूरा। एंड इसका पूरा कैलकुलेशन जो है वो मेरा दिखाना बाकी था। ये इसका क्वेश्चन है, एग्जांपल 34। और ये यहाँ पे इसका आंसर स्टार्ट हो रहा है। ये वर्किंग नोट्स है एक्चुअली, ये वर्किंग नोट्स है प्रीमियम फॉर गुडविल के। ठीक है, उसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आधे पेज का रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी पेज में आधे पेज का आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना है। ये कैश एंड बैंक है। फिर उसके नीचे बैलेंस शीट, ये वाली बैलेंस शीट आपको बनानी है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी पूछी हुई थी, वो भी मैंने यहाँ पे आपको करवाई थी लास्ट टाइम। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज एंड ये जेड को जिस तरीके से पेमेंट करनी है, अभी वर्किंग नोट का ही पार्ट है। जेड को हमने किस तरीके से पेमेंट की, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद न्यू टॉपिक जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये एक्चुअल में होते लॉन्ग सम्स हैं, पर इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो बैलेंसिंग होती है इस टाइप के सम्स की, वो अलग होती है। मेनली मैं ऐसे बोलूंगा, जो कोर है सम का वो सेम ही रहता है, वही प्रीमियम फॉर गुडविल, वही सब कुछ सेम, एडजस्टमेंट्स वगैरह। पर जो बैलेंसिंग होती है वो अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स हैं इसके। हर एक मेथड का मैं आपको सम करवाऊंगा। सबसे पहला मेथड है एग्जाम्पल 36। यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले सम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। उनका जो एक तरीके से एक्स वाई जेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है उनका ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू देयर कैपिटल रेशियो। ठीक है, दे शेयर देयर प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। यहाँ पे थोड़ा साइड में आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू कैपिटल रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड ओइंग टू इल हेल्थ। वाई जो है वो रिटायर हो गया, बीमार था वो, इसीलिए। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन टू अपॉन फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू वाई। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो दी हुई है। ओके, सबसे पहली एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो गुडविल की एडजस्टमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹36,000 and be adjusted into capital account of X and Z who will share profits in the future ratio of 3:1। ये इनका न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है। जो जो भी मेरी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको न्यू गुडविल की वैल्यू दी हुई थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, न्यू गुडविल की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दी हुई है ₹36,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹36,000। 36,000 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यू रेशियो, फ्यूचर रेशियो, न्यू रेशियो एक ही बात है। मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो जो है इनका आपको दिया हुआ है 3:। ठीक है, 3/4, 1/4। फिर थर्ड एडजस्टमेंट है इंक्लूडेड वैल्यू ऑफ, ये भी नॉर्मल एडजस्टमेंट है, लीगल क्लेम की एडजस्टमेंट। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है X and Z also decided that total capital of the new firm will be ₹120,000 in their profit sharing ratio। ठीक है, ये वाली लाइन से आपको पता चलना चाहिए कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। इस लाइन को अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्स एंड जेड जो है उन्होंने डिसाइड किया कि उनका टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, मतलब वाई के रिटायर होने के बाद उनका जो टोटल कैपिटल है, दोनों का टोटल कैपिटल मिला के वो 1,20,000 होगा, और वो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होगा। ठीक है, एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में भी, एडमिशन में भी हमने किया था ये वाला टॉपिक। इसे हम कैपिटल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ये है कैपिटल कंडीशन। यहाँ पे ऊपर मैं
लिख देता हूं, आप भी अपने सम में लिखना आंसर के ऊपर, मेथड इक्वल्स टू कैपिटल कंडीशन। ठीक है, कैपिटल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि न्यू फॉर्म, मतलब क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू जो नॉर्मली हम निकालते हैं वो दी हुई है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं कैपिटल कंडीशन बोलता हूँ। ठीक है, कैपिटल कंडीशन का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल की वैल्यू जो है, जो नॉर्मली हम निकालते हैं, वो क्वेश्चन में इस बार दी हुई है। मैं आपको और डिटेल में जाके समझाऊं, तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि ये बैलेंस शीट है। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स और जेड। ये जो अमाउंट है ये नॉर्मली अमाउंट हम फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले मैं रीवैल्यूएशन को टैली करता हूँ, फिर मैं हमेशा पार्टनर्स कैपिटल को टैली करता हूँ, फिर वहां पे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आता है, हमेशा एडमिशन से कर रहे हैं। फिर उसका जो बैलेंस सीएफ है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टू बैलेंस सीएफ। ठीक है, या सी डी कैरी डाउन जो भी लिखो। ठीक है, फिर ये अमाउंट जो है यहाँ पे आती है, ये अमाउंट डेबिट होती है यहाँ पे, एंड फिर वो अमाउंट को यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करते हैं। पर इस क्वेश्चन में वो आपको दिया हुआ है पहले से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टोटल कैपिटल है वो 1,20,000 रुपीज है, एंड वो 1,20,000 रुपीज उनके रेशियो में है। ठीक है, उनका रेशियो मतलब ये वाला रेशियो, न्यू रेशियो। ठीक है, टोटल कैपिटल की वैल्यू 1,20,000 है, एंड उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। एंड फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है, पार्टनर्स कभी कभी डिसाइड करते हैं कि पुराने पार्टनर के रिटायर होने के बाद कि उनका कैपिटल इतना इतना होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स थे। ठीक है, ए का एक्चुअल कैपिटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्चुअल कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू कैपिटल। ए का जो एक्चुअल कैपिटल था सपोज करो वो था 50,000, एंड बी का जो एक्चुअल कैपिटल था सपोज करो वो था 80,000। ठीक है, अच्छा टोटल कैपिटल जो था 50,000 एंड 80,000, टोटल 50,000 प्लस 80,000 ये होता है 1,30,000। प्लस करें इसको। ठीक है, 1,30,000। हाँ, अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि इनका जो टोटल कैपिटल है वो 1,30,000 ही रहेगा, पर 1:1 में। ठीक है, मतलब 1,30,000 एग्जैक्टली दोनों का कैपिटल जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो इसका भी 65,000 हो जाएगा, इसका भी 65,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए जो है उसका पहले का कैपिटल था 50,000, अभी उसका कैपिटल होना चाहिए था 65,000। ठीक है, पहले उसका एक्चुअल कैपिटल है 50,000, पर अब जैसे उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया है इसके बेसिस पे उसका कैपिटल होना चाहिए 65,000। तो यहाँ पे इसको 65,000 माइनस 50,000 करके 15,000 रुपीज इसको कैश लेके आना पड़ेगा। अच्छा, उसी वहां पे, या इसको हम बोलते हैं डेफिसिट। अच्छा, उसके बाद बी जो है उसका पहले का कैपिटल था 80,000 रुपीज, अभी उसका कैपिटल एक्चुअल में होना चाहिए था 65,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं 80,000 माइनस 65,000 करूंगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ रहा है 50,000, इसको हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 15,000 रुपीज ए जो है वो बिजनेस में लेके आएगा, एंड बी का जो कैपिटल ज्यादा था 15,000 रुपीज वो बी जो है वो लेके जाएगा। इस सब में भी वही हो रहा है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ठीक है, जो लोग वीडियो पे देख रहे हैं, ऐप पे देख रहे हैं, ठीक है, अगर आपको ये लिखना है तो प्लीज अभी पॉज करके इसकी इमेज या एक तरीके से इसको अभी लिख लेना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अब यहाँ पे भी वही हमें करना है। ठीक है, किस तरीके से करना है वो ऑब्वियसली पूरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा आपको, तो ही समझ में आएगा। हाँ, अब सबसे पहले ये 1,20,000 है इनका कैपिटल का टोटल, एंड इनका जो न्यू रेशियो है यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इनका जो न्यू रेशियो है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3:1। ओके, तो 3:1 में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं साइड में तो हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4। तो इसका आंसर आ रहा है 90,000 रुपीज। इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं साइड में यहाँ पे वर्किंग नोट्स में भी लिख देता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट्स ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कैपिटल कंडीशन। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेस न्यू कैपिटल
इक्वल्स टू 1,20,000 इंटू 3/4। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आया 90,000 रुपीज। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज न्यू कैपिटल, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1,20,000 रुपीज इंटू 1/4, इसका आंसर आएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, ये 30,000 रुपीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, 90,000 रुपीज तो मैं लिख चुका हूँ। हाँ, अब ये 90 और 30 नॉर्मली हम पार्टनर्स कैपिटल में से निकालते हैं, पर अभी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, थोड़ा इनडायरेक्टली, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये 90 एंड 30,000 रुपीज जो है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल में। ये बैलेंस सीएफ जो नॉर्मली हमें दिया हुआ होता है, नॉर्मली सॉरी हमें नहीं दिया हुआ होता है, जो हम फाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स में मैं लिखूंगा 90,000, जेड में मैं लिखूंगा 30,000, वाई जो है वो ऑब्वियसली रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कैपिटल कंडीशन। इसके बाद अभी पूरा सम मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूंगा, एंड में जो कैश वाली पॉइंट लिखी हुई है उसे भी हम कंसिडर करेंगे। ओके, आप स्टार्ट करते हैं नॉर्मली पूरा सम। सबसे पहले कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैं लिख देता हूँ, इसको मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, अभी पूरा सम जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं मैं पूरा सम वैसे ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, एंड में ऑब्वियसली थोड़े चेंज होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। 90 60 30 इनका कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल में गया, यहाँ पर लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 60,000 एंड 30,000। अच्छा, इनका जो कैपिटल का रेशियो था वही इनका ओल्ड रेशियो भी था। ठीक है, तो इनका जो कैपिटल का रेशियो है वो है 90,000 60,000 30,000। अच्छा, 0 0 हटा दें तो ये हो जाएगा 9:6:3। अच्छा, 3 का टेबल अगर लगा दें तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6 एंड 3 1 3। तो ये इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। ये इनका कैपिटल का भी रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ सैक्रिफाइस और गेन इनका। ठीक है, वाई रिटायर हो गया, अब यहाँ पे इनका गेन मैं दोनों का कैलकुलेट कर देता हूँ कितना कितना हुआ। ये केस एफ है, अगर आपको रूल्स याद हैं तो ये केस एफ है। केस एफ में न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेन। ठीक है, गेन की फॉर्मूला वही होती है n-o GNO वाली फॉर्मूला। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेन ऑफ एक्स। ओके, एक्स जो है उसका ओल्ड रेशियो अपना न्यू रेशियो है 3/4 माइनस उसका ओल्ड रेशियो था 3/6। ठीक है, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24। ये हो जाएगा 18 माइनस 12। 18 माइनस 12 का मतलब होता है इक्वल्स टू, ये होता है 6/24। इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कटाम कटी नहीं करो। ठीक है, कभी कभी काम आती है, कभी कभी नहीं आती। उसके बाद मैं आप लिखूंगा गेन ऑफ वाई तो सॉरी रिटायर हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा गेन ऑफ जेड। अच्छा, जेड का न्यू रेशियो है 1/4 माइनस जेड का पुराना रेशियो था 1/6। तो यहाँ पे वापस से वही 6 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, और यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6 4 24, 6 1 6 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2/24। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद इनका गेनिंग रेशियो, यहाँ पे मैं लिखूंगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए मेरे को गेन का, तो हो जाएगा 6:2। कटाम कुटी अगर करें तो ये हो जाएगा 2 3 2 1। तो ये इसका गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 3:1, जो कि इनका न्यू रेशियो भी था। ओके, तो एक्चुअल में देखा जाए, जिनको रूल्स याद हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो केस ए। ओके, हाँ, अब ये 3:1 गेनिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो भी मैं यहाँ पे पहले ही कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू, जो 36,000 हमारी न्यू गुडविल की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय जो पार्टनर रिटायर हुआ वाई, उसका रेशियो था 2/6। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटू 2/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36,000 इंटू 2/6, इसका आंसर आएगा 12,000 रुपीज। अब ये 12,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल एक्स और जेड पे करेंगे। ठीक है, ये 12,000 गुडविल जो है वो एक्स और जेड पे करेंगे इनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स शेयर ऑफ गुडविल
या मैं ऐसे, और अगर मैं डिटेल में लिखूं तो एक्सेस शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी पेड, या ज्यादा डिटेल हो जाएगा, चलो एक्सेस शेयर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। और जो दूसरा है जेड, मैं यहाँ पे लिखूंगा जेड शेयर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 12,000 इंटू 1/4। ये इनका गेनिंग रेशियो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसका आंसर आता है 9,000 रुपीज। और यहाँ पे वापस से कैलकुलेशन कर देते हैं, 12,000 इंटू 1/4, इसका आंसर आता है 3,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स जो है वो उसको 9,000 देने पड़ेंगे, एंड जेड जो है उसको 3,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। इसका भी इफेक्ट कर देते हैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में। मैं यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एक्सिस कैपिटल, ठीक है, एंड उसके नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय जेड्स कैपिटल। अब रोज हर एक सम में प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन हो ही रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इस चैप्टर में कोई भी लॉन्ग सम आप उठाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन के बिना रिटायरमेंट का सम बन ही नहीं सकता, ठीक है। अब जेड जो है वो रिटायर हो रहा है, तो उसे 9,000 एक्स देगा और 3,000 जो है वो जेड देगा। हाँ, बाकी मैं अभी डेबिट साइड पे आ जाता हूँ। डेबिट साइड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 वाइज कैपिटल, जो पार्टनर रिटायर हुआ, एक्स ने इसे 9,000 दिए तो 9,000 रुपीज इसके अकाउंट में से कट करेंगे, एंड जेड ने इसे 3,000 दिए तो 3,000 रुपीज जेड के अकाउंट में से हम लोग डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हो गई। अब बैलेंस शीट में मैं रिजर्व्स वगैरह देख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, उसके बाद आपको वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है, एंड उसके नीचे आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले WACF दिया हुआ है 9,000। मैं देखूंगा कि इसकी कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है क्या। ओके, अब यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट नहीं है, दूसरी एडजस्टमेंट भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, ठीक है, चौथी भी नहीं है और पांचवी भी नहीं है। तो WACF की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। WACF की अमाउंट है 9,000। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PNL रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय WACF। ऑब्वियसली आपको फुल फॉर्म लिखना है। WACF लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओके, मेरे को पूरा सम सॉल्व करवाना है। अब ये हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, फिर ये हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये हो जाएगा 1,500। इसके बाद आपको जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जर्नल रिजर्व, ओके। अब जनरल रिजर्व जो है उसकी अमाउंट मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ। ओके, जनरल रिजर्व आपको 6,000 दिया हुआ है, तो 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। पार्टनर्स कैपिटल में गए, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 6,000, ये हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, ये हो जाएगा 2,000 और ये हो जाएगा 1,000, ठीक है। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो, इसके बाद लाइबिलिटी साइड पे 2 रिजर्व से वो हो गए। एसेट साइड पे कैश का आपको बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। कैश अकाउंट में इसमें तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बनाने के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, बस 3 अकाउंट बनाने के लिए बोला है। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कैश या बैंक जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसका अकाउंट भी बनाओ, ओके। क्योंकि कैश का बैलेंस आप वर्किंग नोट्स में लिख लिख के कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और होता क्या है, अगर आप अभी से खुद को ट्रेन करोगे 2 इफेक्ट्स करने के तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो कैश का बैलेंस है 15,000। मैं तो कैश अकाउंट पहले से ही नीचे बना दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा कैश एट बैंक है, मैं यहाँ पे कैश अकाउंट लिख देता हूँ। इसका बैलेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी जो अमाउंट थी वो आपको दी हुई थी 15,000 रुपीज। चलो, कैश का बैलेंस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बाकी और कोई
रिजर्व वगैरह नहीं दिया हुआ है। चलो पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 10% ऑफ डेटर्स। ओके, सेम एडजस्टमेंट जो लास्ट सम में भी मैंने आपको करवाई थी। डेटर्स की अंदर वाली अमाउंट हमारे काम की है, बाहर वाली जो 19,600 है ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो ये जो 21,000 है मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डेटर्स में, बैलेंस शीट में गए आफ्टर रिटायरमेंट। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑफ एक्स एंड जेड। यहाँ पे मैं ऐसे साइड पे लिखूंगा डेटर्स 21,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, दूसरा बैड डेट रिजर्व की एडजस्टमेंट है, तो मैं हमेशा टार्ट फॉर्मेट बना देता हूँ। रिवैल्यूएशन में गए, डेबिट साइड पे गए, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू BD फिर BDR। ओके, पहले की 3 अमाउंट प्लस और लास्ट की 1 अमाउंट माइनस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, यहाँ पे लास्ट में मैं लिख देता हूँ T। हाँ, अब इसमें ऑब्वियसली ये वाली अमाउंट आपको कभी नहीं देंगे। ठीक है, पर ये फॉर्मेट का पार्ट है तो मैं इसको कभी इग्नोर नहीं करता हूँ। बैड डेट एडजस्टमेंट में आपको नहीं दिया हुआ है। हाँ, बैड डेट रिजर्व आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ था 10%। नीचे यहाँ पे मैं गया 21,000 रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखूंगा लेस बैड डेट रिजर्व ए एंड 21,000 का 10% होता है 2100। ठीक है, अब 21,000 में से 2100 माइनस कर देते हैं तो 18,900 आउटर कॉलम में आ गया। बाकी दूसरा 2100 का इफेक्ट होगा यहाँ पे, और बाकी बैड डेट रिजर्व आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,400 रुपीज। वो 1,400 का एक इफेक्ट होगा, यहाँ पे मैं 2100 में से 1,400 माइनस कर दूंगा तो आउटर कॉलम में आ रहा है 700 रुपीज। ये इसके इफेक्ट्स हो गए। फिर सेकंड एडजस्टमेंट गुडविल की दी हुई है, पर वो हम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड एडजस्टमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स was rupees 2,500 for an outstanding legal claim which will not arise। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्रेडिटर्स की अमाउंट है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दी हुई है 16,600, ये मैंने इसको टिक कर दिया। ठीक है, 16,600 क्रेडिटर्स की अमाउंट है। इसमें 2,500 रुपीज जो है वो एक लीगल क्लेम का पैसा है जो कि अभी अराइज नहीं होने वाला है। मतलब हमारा एक लीगल क्लेम था 2,500, पर वो अभी अराइज नहीं होगा, मतलब हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है 16,600 वो लिख देता हूँ बैलेंस शीट में। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स, 2-3 लाइन छोड़ के लिखते हैं। यहाँ पे लिखूंगा 16,600। अच्छा, इसमें से मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस नॉट पेएबल, जो हमारा ऑब्वियसली प्रॉफिट है, 2,500 रुपीज पे नहीं करना है, तो 16,600 में से 2,500 पे नहीं करना है, तो बाकी 14,100 आउटर कॉलम में। बाकी जो 2,500 रुपीज नहीं पे करना है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए प्रॉफिट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स, आउटर कॉलम में आएगा 2,500 रुपीज जो नहीं पे करना है ऑब्वियसली। चलो, ये एडजस्टमेंट भी हो गई। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो एक्चुअल कैश टू बी बॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी, ये वाली पॉइंट ऑब्वियसली जिसका पूरा सम सही होगा उसी की सही होगी। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इज टू बी पेड 9,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी ट्रांसफर्ड इन हिज लोन अकाउंट। वाई को 9,000 रुपीज पे करना है इमीडिएटली, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। ओके, या आप अगर ज्यादा सही तरीके से मेरे जैसे सोचो तो मैं पहले कैश अकाउंट पे जाता हूँ। ठीक है, बनाने के लिए बोला नहीं हुआ है, पर मेरे को इस तरीके से समझ में आता है, कभी पैसा गया तो क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, किसको हम दे रहे हैं, वाई को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई एज कैपिटल अकाउंट एंड अमाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा 9,000 रुपीज। अच्छा, ये जो 9,000 रुपीज है ये हम किसको दे रहे हैं, वाई को। ठीक है, तो कैश में हुआ क्रेडिट तो वाई के कैपिटल अकाउंट में होगा डेबिट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट में आएगा यहाँ पे 9,000 रुपीज। मैं इस तरीके से सोचता हूँ। चलो, ये भी हो गया। इसके बाद सारी एडजस्टमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जो बाकी रह गए हैं स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग 1958 1 लाख, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 19,000, 58,000 और 1 लाख।
स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया? ओके, बाकी सब कुछ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसको टैली करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल है 2500, वो मैं दोनों साइड पे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 2500 में से 700 जो लॉस है वो माइनस कर देंगे, तो बाकी यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई जेड। अब ये जो 1800 है ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 900 जेड को मिलेगा, सॉरी 900 एक्स को मिलेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 1800 इंटू 2/6, 600 वाई को मिलेगा प्रॉफिट, एंड ये हो जाएगा 1800 इंटू 1/6, 300 जो है वो जेड को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट है, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉफिट। अब यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे गए, क्रेडिट साइड पे गए, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा प्रॉफिट, मैं यहाँ पे लिखूंगा 900, 600, 300। ओके, इसके बाद सबसे पहले वाई का कैपिटल जो है वो टैली करते हैं। मैं हमेशा, वैसे कोई ऐसा रूल नहीं है, पर मैं हमेशा उसका ही, उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पहले टैली करता हूँ जो रिटायर हो रहा है। तो सबसे पहले वाई जो है वो रिटायर हो रहा है, तो ये वाई का क्रेडिट साइड का टोटल है, वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, डेबिट साइड पे भी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू वाइज लोन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट हमने फाइंड की। तो 77,600 में से 9,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 68,600 जो है वो वाई का लोन है, वहां पे हुआ डेबिट, तो बैलेंस शीट में होगा क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, लायबिलिटी का मतलब वापस से मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट होता है, एसेट का मतलब डेबिट होता है। ठीक है, किसी को बताने का नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइज लोन, वाइज लोन, और 68,600 इसकी अमाउंट थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोनों पार्टनर्स जो हैं उनका कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे, पर याद करो ये कैपिटल कंडीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है हमेशा। यहाँ पे कैपिटल कंडीशन वाले सम्स में जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्रेडिट साइड का भी टोटल बड़ा हो सकता है, डेबिट साइड का भी टोटल बड़ा हो सकता है। तो दोनों साइड का टोटल आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल चेक करते हैं। तो एक्स का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 98,400। ठीक है, अच्छा, जेड का क्रेडिट साइड का टोटल है 32,800। अच्छा, अब इनका डेबिट साइड का टोटल चेक करते हैं। तो एक्स का डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 99,000, देखो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, एंड जेड का डेबिट साइड का टोटल है 33,000, इसका भी डेबिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। ठीक है, तो जो डेबिट साइड का टोटल है वो दोनों साइड पे आएगा। डेबिट साइड का टोटल जो है मैं दोनों साइड पे लिख देता हूँ, 99,000 एंड यहाँ पे 33,000। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो भी इनका बैलेंस बचेगा वो हम कैश में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो डेबिट साइड का टोटल है वो बड़ा है, तो बैलेंस जो है वो आएगा क्रेडिट साइड पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय कैश। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये अमाउंट हमने फाइंड की। ठीक है, अब यहाँ पे 99,000 में से 98,400 माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 600, और 33,000 में से ये जो 32,800 है वो माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 200। मतलब इसको 600, एक्स को 600 कैपिटल लेके आना पड़ेगा, एंड जेड को 200 रुपीज कैपिटल का लेके आना पड़ेगा, सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होने के बाद। इसका दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में होगा, 600 और 200, वहां पे हुआ था क्रेडिट, ये पैसे लेके आएंगे तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे, वहां पे हुआ था क्रेडिट, तो यहाँ पे होगा डेबिट, यहाँ पे लिखूंगा 600 और 200। ठीक है, अमाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, सबसे पहले एक्सिस कैपिटल, एंड यहाँ पे लिखूंगा 2 जेड्स कैपिटल। ठीक है, हाँ, अब उसके बाद कैश अकाउंट को टैली कर लेते हैं। यहाँ पे 15,800 इसका टोटल है,
वो 15,800 मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। 15,800 में से 9,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो बाकी 6,800 हमारा बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सी एफ, यहाँ पे हुआ 6,800 क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट। बैलेंस शीट में मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा कैश बैलेंस। ठीक है, ये कैश बैलेंस हमने फाइंड किया, 6,800 इसका बैलेंस था। ओके, हाँ अब यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, कैपिटल कंडीशन का क्वेश्चन है। ठीक है, वाई का लोन जो है वो भी आ चुका है, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। ठीक है, कैश का बैलेंस भी मैं लिख चुका हूँ। अभी इसके बाद एसेट साइड का टोटल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, एसेट साइड का टोटल मैंने यहाँ पे किया, ये इतना आ रहा है। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड का टोटल जो है वो भी इतना आना चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटी साइड का टोटल भी इतना आ रहा है। ओके, क्वेश्चन टैली हो गया, सब खत्म, सम खत्म। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 36 था। एग्जाम्पल नंबर 36 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये इसका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 36। ये इसकी वर्किंग नोट है, प्रीमियम फॉर गुडविल की वर्किंग नोट। ठीक है, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट आधे पेज का आपको बनाना है। उसके नीचे एग्जैक्टली आपको आधे पेज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सेम हर एक सम मैं सेम फॉर्मेट से ही करता हूँ। ठीक है, स्टेप्स भी मेरे सेम ही होते हैं, ताकि क्या हर एक सम में हमको अलग अलग कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़े। इसके बाद ये कैश अकाउंट बनाना सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे बैलेंस शीट बनाना। फिर ये साइड में क्लोजिंग कैपिटल की वर्किंग नोट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। मतलब पूरे सम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वर्किंग नोट है, क्योंकि वर्किंग नोट में लिखोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये 90,000 कहाँ से आया, 30,000 कहाँ से आया। ठीक है, और ये कैश बैलेंस जो हमने फाइंड किया वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैलेंस जो नॉर्मली हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने फाइंड किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद ये टॉपिक जो है वो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा।